Okay, so today we have our first lecture of the renal physiology, that is most sort of introductory lecture and some important concepts. So the first concept that is of total body water. तो याद रखें कि total body water जो आपका है that is 60% of the body weight. ठीक है, तो आपके body का let's suppose 100 kg weight है तो 60 kg उसमें से water है और ये water फिर दो compartments में distributed है. एक है intracellular और दूसरा है extracellular. Intracellular means within the cell और extracellular means outside the cell. अच्छा, intracellular compartment को डिस्कस करते वक्त ये आप कभी ना भूलें कि आरबीसी भी एक सेल है. ठीक है, तो अगर आरबीसी के अंदर फ्लूइड जाएगा तो ये स्वेल करेगा, उससे फ्लूइड निकलेगा तो ये श्रिंक करेगा. तो डोंट फॉरगेट दैट इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में आरबीसी कभी कभी इंट्रासेलुलर की जगह आरबीसी पे क्वेश्चन आ जाता है एंड वी फॉरगेट अबाउट दैट आरबीसी इज ए सेल एंड इनसाइड द एनवायरनमेंट इज इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट. अच्छा, एक्स्ट्रासेलुलर को फिर टू में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, एक है इंटरस्टिशियल और एक है प्लाज्मा. सही, तो यहाँ पे रुक जाते हैं एंड लेट्स कम टू दिस लास्ट स्लाइड, सॉरी लास्ट पोर्शन ऑफ द स्लाइड, जिसमें 60 40 और 20 का रूल है. 60 का मतलब यह है कि टोटल बॉडी वाटर जो है 60% ऑफ द बॉडी वेट है, इसमें से जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो 40% है और बाकी जो 20% बचता है वो एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में अवेलेबल है. या इन अदर फॉर्म इनको ऐसे लिखा है कि 2/3 इज इंट्रासेलुलर एंड 1/3 इज एक्स्ट्रासेलुलर. इस 1/3 में 1/4 जो है प्लाज्मा है और 3/4 जो है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है. और फिर हमने थोड़ी और कैलकुलेशन की है, दो लीस्ट लाइकली आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड हमने लिखा है कि इट इज 1/12 ऑफ द टोटल बॉडी. मतलब 1/12 कैसे बनता है कि इट इज 1/4 ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर, तो 1/4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो 1/12 आता है, सिंपल मैथमेटिक्स. और सिमिलरली ये जो है 3/4 ऑफ द 1/3 है तो 3/4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल का ये 1/4 आता है. तो ये वैल्यूज थोड़े से याद रखें कि 1/4 1/12 और 2/3 1/3. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट दिस रूल 60 40 एंड 20. अच्छा, ये याद रखें कि टोटल बॉडी वाटर जो है लोवेस्ट एडल्ट फीमेल में, और स्पेसिफिकली अगर फीमेल ओबीज हो तो ही माइट बी हैविंग अ लॉट ऑफ फैट्स, और जब लॉट ऑफ फैट्स होंगे सो देयर विल बी लोअर कंटेंट ऑफ द वाटर, जबकि न्यूबॉर्न जो है उनमें कंसंट्रेशन सॉरी वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. So we have ionic composition. So once again for ionic composition there are two components. Number one is intracellular compartment and the other one is extracellular compartment. So major cation in intracellular compartment are potassium. We already know that cells are the bags of potassium and magnesium, while the major anions are proteins, organic acids, phosphates like AMP, ADP and ATP. And note that plasma contains mainly albumin and globulin. अच्छा, जो major cations extracellular में है तो हमें वो पता है कि मेजर कैटायन सोडियम है और एनायन क्लोराइड एंड बाइकार्ब है. अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट वेरियस फ्लूइड कंपार्टमेंट्स इंडिविजुअली, मतलब कौन से केमिकल्स हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द वेरियस कंपार्टमेंट्स एंड सम फार्मूलाज. ठीक है, सो द टोटल बॉडी वाटर के लिए हम ड्यूटियम ऑक्साइड ड्यू यूज करते हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए एनुलिन जो कि हमने पहले ही पढ़ा है उसमें मेनिटॉल और एसओ4 यूज करते हैं. अच्छा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए टोटल बॉडी वाटर से सिंपल एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड माइनस करो तो आपके साथ आईसीएफ आ जाएगा. और प्लाज्मा के लिए जो है रेडियो लेबल अल्ब्यूमिन आर एवन ब्लू, ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं. ठीक है, कि हाउ यू हैव टू कैलकुलेट प्लाज्मा, सो दैट इज व्हाई इधर रेडियो लेबल अल्ब्यूमिन आर एवन ब्लू. और इंटरस्टिशियम के लिए ये है कि अगर आपको ईसीएफ का पता हो और आपको प्लाज्मा को पता हो तो ईसीएफ से प्लाज्मा माइनस करो तो जो बच जाता है दैट इज इंटरस्टिशियम. सो होप इट्स क्लियर. Now, the most tricky part of the whole this story is कि आप लोगों को अक्सर क्वेश्चन दिया जाता है कि एक बंदे को आइसोटोनिक फ्लूइड इन्फ्यूज होगा, what will be the effect on the osmolarity, what will be the effect of the extracellular fluid, what will be the effect on the intracellular fluid. So we have made a simple way to memorize the stuff. तो इसको आप थोड़ा गौर से सुनिएगा and try to understand the concept. और उसके बाद इंशाल्लाह जब हम वो various examples पढ़ेंगे so you will have no problem in understanding the problems. ठीक है, so now let's come to the body water compartment and changes in the osmolarity. So number first जो हम पढ़ेंगे वो है extracellular fluid volume. तो extracellular fluid volume के बारे में याद रखें
कि गेन और लॉस ऑफ फ्लूइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो कम होगा वॉल्यूम, और अगर गेन होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा। एंड इट डज नॉट मैटर वेदर द फ्लूइड इज हाइपरऑस्मोलर और हाइपोस्मोलर, ऑन अदर वर्ड इट डजंट मैटर इफ द फ्लूइड इज हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। सो रूल नंबर 1 आप लोगों को याद हो गया कि इफ यू infuse the water into the body, ठीक है, no matter what kind of fluid it is, it will increase the ECF volume। और अगर बॉडी से लॉस होता है, चाहे ब्लड लॉस हो, डायरिया में लॉस हो, ब्लीडिंग हो, वट ठीक है, so that will decrease the extracellular fluid volume। so that is the rule number 1। रूल नंबर 2 ये है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी जो होगी वो बिल्कुल वो हमने पढ़ा इसी तरह की होगी। लाइक अगर फ्लूइड हाइपरटोनिक होगा तो इसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी, और अगर हाइपोटोनिक होगा तो इसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज करेगी। सो extracellular fluid osmolarity is directly related to the osmolarity of the fluid gain or loss from the body। For example, if the hypoosmotic loss होगा तो that will decrease the ECF osmolarity, इसको आप hypertonic या hypotonic भी कहते हैं। और अगर hyperosmotic fluid आपने दे दिया so it will increase the osmolarity, और isotonic दे दिया तो नाम से पता चलता है कि there will be no change। अच्छा, ICF वॉल्यूम जो है ये रिवर्स होगा ECF का। लाइक अगर उसको ज्यादा करो तो ये कम होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो आईसीएफ वॉल्यूम को ये कम करेगा, और अगर आपकी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कम है, हाइपोटोनिक है, तो इसको ज़्यादा करेगा। ठीक है, सो जस्ट अपोजिट टू द ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी। फॉर एग्जांपल, इफ यू गिव समवन हाइपोटोनिक फ्लूइड so it will increase ICF volume, and if you give hypertonic so it will decrease ICF। और isotonic का once again no change। so let's summarize के ECF पे क्या इफेक्ट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फ्लूइड दोगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, फ्लूइड निकालोगे तो वॉल्यूम कम होगा। ECF ऑस्मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, तो अगर हाइपर ऑस्मोलर दोगे तो ज्यादा होगा, और हाइपो ऑस्मोलर या हाइपोटोनिक दोगे तो ऑस्मोलैरिटी कम होगी। और ICF वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होगा, तो अगर इसका हाइपर ऑस्मोलर दोगे तो ये अपोजिट, इसको मैं थोड़ा अदर कलर से कर देता हूँ, ये अपोजिट है। तो हाइपर ऑस्मोलर दोगे तो इसका वॉल्यूम कम होगा, और अगर हाइपो ऑस्मोलर दोगे तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। सो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम सो फॉर। लेट्स कम टू द एग्जाम। लेट्स डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियोज जो एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इससे अक्सर होते हैं और हमारे लिए बहुत थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, सो इफ यू अंडरस्टैंड द प्रीवियस कंसेप्ट सो ये बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, और कंसेप्ट हमारा क्या था कि ईसीएफ वॉल्यूम जो है और ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी गोज इन द सेम डायरेक्शन, और आईसीएफ जो है ये ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी के अपोजिट जाएगा। तो नंबर फर्स्ट इज आइसोटोनिक इन्फ्यूजन। आइसोटोनिक इन्फ्यूजन का मतलब ये है कि आप किसी को नॉर्मल सलाइन का इन्फ्यूजन लगा दो, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, इन्फ्यूजन है तो ईसीएफ इंक्रीज होगा, और आईएसओ है तो नो नो चेंज इन द आईएसओ। इस आइसोटोन मतलब जो टोनिसिटी है इसकी ऑस्मोलैरिटी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और ये चेंज नहीं होगा तो ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज आइसोटोनिक वॉल्यूम लॉस, जैसे कि डायरिया में होता है, तो वंस अगेन लॉस है तो ईसीएफ डिक्रीज होगा, और ऑस्मोलैरिटी सेम रहेगी क्योंकि आइसोटोनिक है, और आइसोटोनिक है तो आईसीएफ वॉल्यूम सेम टू सेम रहेगा। नाउ कम टू थर्ड वन। थर्ड वन ये है कि हाइपरटोनिक इन्फ्यूजन, लाइक फॉर एग्जांपल आपने किसी को 3% सलाइन लगा दिया है, तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्यूजन है तो ईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, और हाइपरटोनिक है तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी। लेकिन हमने कहा था कि आईसीएफ इसका अपोजिट जाता है तो आईसीएफ वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एज इट अपोजिट टू ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी। नंबर 4 ये ट्रिकी पॉइंट है, इसकी वजह से ये मैं दोबारा रिकॉर्ड करा रहा हूँ, वो ये है कि हाइपरटोनिक वॉल्यूम लॉस दैट इज इन द फीवर, स्वेटिंग और डायबिटीज इंसिपिडस। सो रिकॉल योरसेल्फ दैट ऑल दीज फ्लूइड्स जो हैं ये हाइपोटोनिक फ्लूइड हैं, ठीक है। सो टू मेक इट सिंपल, फर्स्ट लेट मी ड्रा ए लाइन। यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं या इनसाइड द बॉडी कंपार्टमेंट, और ये हो गया आउटसाइड द बॉडी कंपार्टमेंट, ठीक है। तो ये इनसाइड द बॉडी जो है ये लेट सपोज ये रेड मैं बना लूंगा साल्ट मॉलिक्यूल, और उसके साथ ब्लू कलर में हम बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये है वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, क्या होता है कि व्हेन देयर इज डायबिटीज इंसिपिडस तो वाटर लॉस ज्यादा होता है, और साल्ट जो है वो कम लॉस होते हैं। तो अगर वाटर लॉस ज्यादा होगा तो अंदर यहाँ पे जो है वाटर कम रह जाता है, ठीक है, इतना रह गया, और ये जो सलूट है ये वही ज्यादा रह गया।
तो अल्टीमेटली सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। तो देखो यहाँ पे हमारे साथ वॉल्यूम लॉस है और यहाँ पे टॉनिसिटी या ऑस्मोलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि हाइपरटोनिक वॉल्यूम लॉस। देयर इज वॉल्यूम लॉस एंड इनसाइड द बॉडी बिकम हाइपरटोनिक, सो दैट अकर्स इन द फीवर, इन द स्वेटिंग एंड इन डायबिटीज इंसिपिडिस। और लॉस है तो ईसीएफ डिक्रीज होगा, ठीक है। और हाइपरटोनिक है तो ऑस्मोलैरिटी ईसीएफ की इंक्रीज होगी, और हमने कहा है कि आईसीएफ इसके अपोजिट जाएगा तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ नंबर इज हाइपोटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन। हाइपोटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब यह है कि इनसाइड ऑफ द बॉडी आप मोर वाटर ऐड कर रहे हो। तो अगर इन सॉल्यूट को आप मोर वाटर ऐड करो तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, मतलब इसकी हाइपोटोनिसिटी। तो एज इट इज इन्फ्यूजन या गेन है तो ईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीज होगा। हाइपोटोनिक है तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी, और आईसीएफ इसके अपोजिट जाता है तो आईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और हाइपोटोनिक वॉल्यूम लॉस है एज इन द केस ऑफ एड्रिनल इनसफिशिएंसी, तो वंस अगेन लॉस है तो डिक्रीज फ्लूइड होगा, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी हाइपोटोनिक है तो डिक्रीज होगी, और आईसीएफ वॉल्यूम इसका अपोजिट जाता है, सो दिस वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, ठीक है। सो होप दिस सिनेरियो इज क्लियर बाय नाउ। और वंस अगेन याद रखें कि हाइपोटोनिक या हाइपोऑस्मोटिक ये दोनों एक ही चीज है। हाइपरटोनिक, हाइपरऑस्मोटिक, एक्सपेंशन और फ्लूइड गेन एंड कंट्रैक्शन और फ्लूइड लॉस। सो डोंट बी कंफ्यूज विद these tricky terms, and inshallah with these terms you will be able to solve those tricky scenarios. Now let's come to an important topic, that is renal mathematics. तो renal mathematics में हमारे साथ क्या है कि हमने सिर्फ ये एक इक्वेशन वो पिक किया हुआ है, और इस इक्वेशन से हमारे बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका ये है कि हमने कहा था कि लेट्स सपोज ये एक पर्सन है, ठीक है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, और ये सूरज है, लेट्स सपोज इट इज सन, और सन से अल्ट्रा वायलेट लाइट्स आ रही हैं और पर्सन के ऊपर पड़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम यूवी हमारे साथ ऊपर है और पर्सन नीचे है, तो यूवी डिवाइडेड बाय पी, या वी यू जैसे भी आप लिखो, लेकिन याद करने का जो मुझे तरीका आता है वो ये है। एंड इफ समवन इज हैविंग अ बेटर निमोनिक, सो आई विल बी हैप्पी इफ यू पीपल शेयर इट। So let me make this equation simple. Okay, let's suppose मैं आपको ये बता दूं कि जो U जो है ये concentration of a substance in urine हो गया, ठीक है। और जो P जो है ये concentration of the substance in plasma हो गया, और V जो है या velocity urine flow rate है। तो लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, इस पे फिट कर देता हूँ जो कि अक्सर बुक्स में दिया हुआ है। वो ये है कि लेट्स सपोज एक सब्सटेंस है हमारे साथ, जो मैं लेट्स सपोज वो इनुलिन ले लूंगा, आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो, और मैं इसके कोई थ्योरेटिकल वैल्यूज जो अक्सर बुक्स में दिए होते हैं वो, तो हम वो ले लेंगे कि इसका यूरिन फ्लो रेट जो है वो है 1 ml/minute, ठीक है। ml/minute हमारे साथ ये हो गया। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन यूरिन, सो लेट्स सपोज इसको हम 500 ले लेंगे, ठीक है। ऐसे आप 500 मिलीग्राम परसेंट, मिलीग्राम या मिलीग्राम बट 100 जैसे आप लिखोगे। और कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन प्लाज्मा इज 1 मिलीग्राम परसेंट। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर दें, तो v की जगह 1, u की जगह 500 और p की जगह 1, ठीक है। तो आंसर हमारे साथ क्या हो जाएगा, 5। सो दैट 5 इज द रीनल प्लाज्मा फ्लो। अगर हम GFR, तो इस तरह सेम वैल्यूज आप क्रिएटिनिन के ले लो, तो आपके साथ GFR भी दे देगी। और अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस, तो वंस अगेन दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू GFR। तो फॉर दीज 3 इक्वेशंस, ये सिंपल 3 चीजें, और एग्जाम में अक्सर इन पे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपको वैल्यूज 10 20 में दिए होते हैं, आपने क्या करना है, वैल्यूज को इन इक्वेशन में पुट करना है, एंड यू विल हैव द आंसर। अगर कभी कभी आपसे ब्लड फ्लो मांगे तो आपने क्या करना है कि पहले ये रीनल प्लाज्मा फ्लो मालूम करना है, फिर आपको हेमाटोक्रिट दिया होगा तो इस जगह पे हेमाटोक्रिट लिख दें, एंड यू विल हैव योर आंसर। सो इट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।